हेलो बच्चों। आज हम एक नया टॉपिक करने जा रहे हैं इकोनॉमिक्स में, एक्सेस डिमांड एंड डेफिशिएंट डिमांड। ठीक है ना। तो इसमें एक्सेस डिमांड और डेफिशिएंट डिमांड का हम पूरा पढ़ने वाले हैं। ये थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन है। इसी पूरे वीडियो में हम इस पूरे टॉपिक को ख़त्म करेंगे। एक्सेस एंड डेफिशिएंट डिमांड पूरा ख़त्म करने वाले हैं। ठीक है। तो एक्सेस डिमांड और डेफिशिएंट डिमांड है क्या? आपने पहले एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई का वीडियो देखा होगा। हमने उसमें पूरा डिटेल स्टडी किया था। तो उसमें हमने बताया था कि जहाँ एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई इंटरसेक्ट करते हैं अपने आप को, तो वो हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट होता है। ये वाला ग्राफ आपने बनाया था, याद होगा आपको। ये एग्रीगेट डिमांड है और ये एग्रीगेट सप्लाई है। ठीक है ना। ये ई पॉइंट पर मिल रहे हैं। अब इस चैप्टर में हो क्या रहा है कि ये तो हमारा एस्टिमेटेड था, लेकिन एक्चुअल ये डॉटेड लाइन है ना, जो एक्चुअल हमारी डिमांड ये आ गई। हमने सोचा था ये एडी आएगा, है ना, लेकिन आई गया AD1। तो यहाँ पर हुआ क्या कि डिमांड बढ़ गई, लेकिन सप्लाई कांस्टेंट है, उतनी ही सप्लाई है 45 पे। और ये जो ई पॉइंट था, ई पॉइंट जो है, ई पॉइंट हमारा फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम है। ये मतलब यहाँ पर हमारा 100% आउटपुट काम पे लगे हुए हैं। ठीक है। फुल यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज हो रहा है। तो रिसोर्सेज तो फुल यूटिलाइज हो रहे हैं, मतलब फुल लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट है। ये देखो आउटपुट, ये और इनकम, आउटपुट और एम्प्लॉयमेंट। अभी अगर हमने स्ट्रेट लाइन खींच दी तो इसका मतलब यह है कि इस लेवल पे, अभी इसको अगर हम नाम दे दें, इसको हम नाम दे देते हैं, जैसे ये P है। ठीक है। ये OP हमारा फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल है। ठीक है ना। यहाँ पर पूरा एम्प्लॉयमेंट है, मतलब सारे रिसोर्सेज जो है 100% यूटिलाइज हो रहे हैं और मैक्सिमम सप्लाई हम इतनी कर पा रहे हैं। सप्लाई हमारी इतनी हो पाएगी ई तक, है ना। ये इस पॉइंट पर मैक्सिमम सप्लाई है। अब प्रैक्टिकली क्या हो रहा है कि डिमांड हमारी बढ़ गई। डिमांड, ये डॉटेड लाइन आ गई। ठीक है। और हमारा ये नया इक्विलिब्रियम पॉइंट आ गया, ये पॉइंट आ गया, ये नया पॉइंट आ गया। ठीक है ना। इसको मान लो E1 कह रहा हूं मैं। तो E से E0 से E1 पे आप शिफ्ट हो रहे हो। तो यहाँ पे देखो प्राइस लेवल जो पहले यहाँ पे था M पे, अब M1 पे आ गया। प्राइस लेवल भी बढ़ गए। तो एग्रीगेट डिमांड के इम्पैक्ट तो हमें ग्राफ ही बता दे रहा है। जैसे क्या क्या दिख रहा है इसमें? इसमें ये दिख रहा है कि भाई हमारा जो प्राइस लेवल बढ़ेगा, प्राइस बढ़ेगा, फुल यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज हो रहे हैं हमारे। सप्लाई तो हमारी यही कांस्टेंट ही थी। ठीक है। सप्लाई कांस्टेंट थी, प्राइस लेवल बढ़ेगा। और यहाँ पे ये जो महंगाई बढ़ी, ये जो गैप आया, इसको हम कहेंगे इन्फ्लेशनरी गैप। ये देखो ये लिखा हुआ इन्फ्लेशनरी गैप। कहता है यहाँ से यहाँ तक चला गया ये कर, तो इसके बीच का जो गैप EF है ना, जो EF, दैट इज इन्फ्लेशनरी गैप। ओके। एग्रीगेट डिमांड ज़्यादा हो गई, उसकी वजह से गैप आ गया और प्राइस लेवल बढ़ रहे हैं। और सप्लाई नहीं बढ़ पा रही, सप्लाई उतनी ही कांस्टेंट है, क्योंकि आउटपुट और एम्प्लॉयमेंट लेवल जितना हमारे पास रिसोर्सेज थे वो पूरे यूटिलाइज हो रहे हैं, लेकिन डिमांड हमारी एक्सेस हो गई। अब ये डिमांड क्यों बढ़ गई? क्वेश्चन है, डिमांड कैसे बढ़ गई सर? अरे इनकम लेवल बढ़ गया होगा लोगों का। ठीक है। गवर्नमेंट की स्पेंडिंग बढ़ गई होगी, टैक्सेस कम हो गए होंगे लोगों के पास, है ना, डिस्पोजेबल इनकम ज़्यादा आ गई है। देखो ना, हमेशा ये देखा गया है कि जेब में पैसा हो ना तो बंदा डिमांड करने लग जाता है। तो हमारी जेब में पैसा आ गया इस सिचुएशन में, जो एक्सेस डिमांड की सिचुएशन है ना। एक्सेस डिमांड में ये याद रखना कि लोगों के पास इनकम और मनी सप्लाई बढ़ी हुई है, मनी सप्लाई बढ़ी हुई है। ठीक है ना। लोगों के जेब में पैसा है, पैसा है तो वो डिमांड किए जा रहे हैं। और डिमांड करने से क्या हो रहा है? एग्रीगेट डिमांड शिफ्ट ऊपर की तरफ हो गई। ज़्यादा डिमांड होने की वजह से सप्लाई रिसोर्सेज तो उतने ही है जितने हम, मतलब फैक्ट्री अपनी फुल कैपेसिटी पे काम कर रही है, लेकिन सप्लाई नहीं बढ़ा पा रही, लेकिन डिमांड हमारी बढ़ गई। तो उससे बहुत सीरियस कॉन्सिक्वेंसेज हो रहे हैं। क्या हो रहा है? प्राइस लेवल बढ़ रहा है। यहाँ ये सिचुएशन में है ना, अमीर लोग और अमीर होते जाते हैं और गरीब होता जाता है। जैसे कि आजकल की करंट सिचुएशन में इंडिया में एक्सेस डिमांड सिचुएशन है, महंगाई बढ़ रही है ना, इन्फ्लेशन आ रही है। आपने न्यूज़ में भी सुना होगा कि आजकल बहुत महंगाई बढ़ रही है, पेट्रोल 110 के आसपास हो रहा है हर एक सेक्टर में। तो गरीब अपनी तो पर्सनल सेविंग भी इन्वेस्ट किए जा रहे हैं, मतलब डे टू डे खर्चे
पूरे करने के लिए जो उनकी जमा पूंजी थी वो भी आज यूटिलाइज करने में मजबूर हो रहे हैं, ठीक है। और वो गरीब होते जा रहे हैं। जब मतलब बंदे की सेविंग भी आप निकाल रहे हो तो वो गरीब होता जा रहा है। और अमीर क्या हो रहे हैं, अमीर अभी अंबानी, अडानी, इन सब की न्यूज आ रही हो, ये तो विश्व पटल पे नंबर 1 होने वाले हैं। अडानी नंबर 3 पे आ चुके हैं और रिलायंस, अंबानी भी मतलब टॉप 10 में आ चुके हैं। तो एक्सेस डिमांड सिचुएशन में ही ऐसा होता है, अमीर अमीर होता जाता है, गरीब गरीब होता जाता है, ठीक है। तो ये सीरियस सिचुएशन है, ऐसा सिचुएशन होना चाहिए, प्राइस स्टेबिलिटी होनी चाहिए किसी भी इकोनॉमी में। तो एक्सेस डिमांड सिचुएशन हम इसमें ये देखेंगे कि पहले तो है क्या, डेफिनेशन पढ़ते हैं, और रीजन क्या क्या है, और फिर इसको मेजर कंट्रोल करने के भी तरीके देखेंगे, ठीक है। तो अब स्टार्ट कर लेते हैं। पहले तो हमने छोटा सा एक इंट्रोडक्टरी दे दिया कि हमें पढ़ना क्या है। तो एक्सेस डिमांड रेफर्स टू ए सिचुएशन व्हेन एग्रीगेट डिमांड इज मोर देन, है ना, एग्रीगेट डिमांड इज मोर देन द एग्रीगेट सप्लाई corresponding to the full employment level of output in an economy। देखो फुल लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट है इकोनॉमी में, और एग्रीगेट सप्लाई आपकी कम पड़ गई, एग्रीगेट डिमांड ज्यादा होगी, तो इसको हम क्या कह रहे हैं, एक्सेस डिमांड कहते हैं। इसकी वजह से क्या हो जाता है, इन्फ्लेशनरी गैप निकल आता है, वो जो हमने ग्राफ में अभी अभी देखा, ठीक है। तो इन्फ्लेशनरी गैप क्या होता है, गैप बाय विच actual aggregate demand exceeds the aggregate demand required to establish the full employment equilibrium। देखो लैंग्वेज पे पूरा फोकस करना है, हमें यही लैंग्वेज डाल के आनी पड़ेगी तभी नंबर मिलेगा। कहता है इन्फ्लेशनरी गैप रेफर्स टू द गैप बाय विच द एग्रीगेट डिमांड एक्सीड द एग्रीगेट डिमांड रिक्वायर्ड। इसका मतलब क्या है, देखो इसका मतलब है हमारी एग्रीगेट डिमांड रिक्वायर्ड ये है, लेकिन ये एग्रीगेट डिमांड यहाँ आ गई, तो रिक्वायर्ड से ज्यादा आ गई ना, तो ये इन्फ्लेशनरी गैप है। ये रिक्वायर्ड है, दिस इज रिक्वायर्ड हेयर, और ये आपका एक्चुअल जो आज है, तो इस गैप को हम इन्फ्लेशनरी गैप कह रहे हैं, ठीक है। इसको मिटा देता हूं मैं, ओके। तो यहाँ पे फिर दोबारा पढ़ते हैं, एग्रीगेट डिमांड रिक्वायर्ड टू एस्टैब्लिश द फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। It is called inflationary because this lead to rise in the general price level in an economy। Okay, rise in the, rise है ना, बढ़ रहा है प्राइस, जनरल प्राइस लेवल आपका बढ़ जाएगा, महंगाई बढ़ जाएगी, तभी तो इन्फ्लेशनरी कह रहे हैं हम इसको, क्लियर। तो ये हमने इस ग्राफ को अभी अभी पूरा क्लियर समझाया है कि एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई, ये हमारी डिजायर्ड रिक्वायरमेंट थी, और यहाँ पर एक्चुअल में आ गई, तो ये इन्फ्लेशनरी गैप है, और इस सिचुएशन को हम क्या कह रहे हैं, एक्सेस डिमांड सिचुएशन है। एम्प्लॉयमेंट लेवल नहीं बढ़ रहा, एम्प्लॉयमेंट वही है, लेकिन जो डिमांड लेवल है वो बढ़ गई हमारी, ठीक है। तो इसका जो इम्पैक्ट होगा, देखो एम्प्लॉयमेंट और आउटपुट और इनकम पर नहीं पड़ेगा, ठीक है ना, ये तो कांस्टेंट रहेगा, बस डिमांड आपकी बढ़ जाएगी। डिमांड बढ़ने से हमारा क्या होगा, स्टॉक लेवल्स कम हो जाएगा, है ना, और दूसरा जनरल प्राइस लेवल बढ़ जाएगा। तो ये हमारे इम्पैक्ट, अभी हम इसको डिटेल पढ़ने वाले हैं, तो ग्राफ दिमाग में रखना है, और फिर इसके बाद ये रीजन को ध्यान में देते हैं। रीजन क्या क्या है भाई, राइज इन प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, की आदत बढ़ गई, लोगों में खर्चने की आदत बढ़ गई। अब खर्चने की आदत कैसे बढ़ जाती है, कंजम्पशन लेवल कैसे बढ़ा दिया, प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम कैसे बढ़ गई इनकी, कैसे सब बढ़ी। इसका मतलब यहाँ पे सेविंग करना तो बंदे बंद ही कर देते हैं, सेविंग तो नील, सेविंग खत्म, प्रोपेंसिटी टू सेव खत्म हो गई, और प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, कंजम्पशन करने की आदत बढ़ गई। लोगों के जेब में पैसा होगा तभी कंजम्पशन की आदत होती है। टैक्सेस कम हो गए, है ना, गवर्नमेंट के जो टैक्स रेट थे उन्होंने कम कर दिए, तो गवर्नमेंट की, लोगों के हाथ में जो डिस्पोजेबल इनकम होती है ना, डिस्पोजेबल इनकम, खर्चने योग्य इनकम, डिस्पोजेबल इनकम में बढ़ोतरी हो गई, और जब जेब में पैसा बढ़ जाता है ना तो बंदा डिमांड करता है। इंक्रीज इन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, देखो गवर्नमेंट बहुत खर्चे करती है, रेगुलर खर्चे करती है गवर्नमेंट, लोगों के वेलफेयर में खर्चा, ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट है वो करना ही करना है, फ्लाईओवर्स बना रही है, पार्क्स बना रही है, मतलब बहुत खर्चे होते हैं गवर्नमेंट्स के। तो रेगुलर इन खर्चों में इजाफा हो गया, इंक्रीज कर दिया हमने। और देखो अगर गवर्नमेंट खर्च कर रही है
तो लोगों की हाथ में पैसा दे रहा है, गवर्नमेंट का तो खर्चा, लेकिन लोगों की तो इनकम, तो लोगों की इनकम बढ़ गई, लोगों के हाथ में पैसा आ गया, तो पैसा आने से वो क्या कर रहे हैं, डिमांड कर रहे हैं, तो डिमांड शूट हो रही है और सप्लाई वही की वही है, तो एग्रीगेट डिमांड बढ़ने के हम रीजन पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे डिमांड बढ़ी बढ़ी जा रही है क्योंकि लोगों की जेब में पैसा आ गया। कैसे आ गया, यहाँ पे गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर बढ़ा दिए गवर्नमेंट ने। ऐसे ही इन्वेस्टमेंट बढ़ी, इन्वेस्टमेंट बढ़ने से नए नए बिजनेस हाउसेस क्रिएट होंगे, ठीक है ना, बिजनेसेस खुलेंगे, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी बढ़ी और लोगों की इनकम बढ़ी, इनकम बढ़ी तो एग्रीगेट डिमांड बढ़ी। तो मतलब इनकम का सीधा रिलेशन है एग्रीगेट डिमांड से। फॉल इन द इम्पोर्ट, इम्पोर्ट कम हो गया भाई, ठीक है ना, लोग इंपोर्ट करेंगे तो पेमेंट करनी पड़ेगी ना, तो इंपोर्ट तो कम हो गए हैं। एक्सपोर्ट बढ़ा दिए, बिजनेस हाउसेस ने आपके एक्सपोर्ट बढ़ा दिए, एक्सपोर्ट बढ़ाने से लोगों को इनकम जनरेट हो रही है, तो फिर आपकी क्या हो गया, डिस्पोजेबल इनकम बढ़ी, डिस्पोजेबल इनकम बढ़ने से आपकी एग्रीगेट डिमांड बढ़ी। और डेफिसिट फाइनेंसिंग, डेफिसिट फाइनेंसिंग हम बजट में पढ़ते हैं। डेफिसिट होता क्या है, देखो भाई, एक्सपेक्ट जो आपने देखा था बजट के अंदर एंटिसिपेटेड रिसीट्स होती हैं और एक्सपेंडिचर्स होते हैं, एक्सपेंडिचर ज़्यादा आ गए हैं, रिसीट्स कम है, ठीक है ना, तो ये डेफिसिट होता है, खर्चे ज़्यादा रिसीट्स कम। तो वो जो डेफिसिट आ गया उसको कैसे फाइनेंस करें, लोग, गवर्नमेंट क्या करती है, न्यू नोट करेंसी, न्यू नोट प्रिंट कर लेती है या वर्ल्ड बैंक से लोन लेती है इस डेफिसिट को फाइनेंस करने के लिए, तो पैसा तो बढ़ ही गया ना लोगों के हाथ में। तो अगर ये करेंसी न्यू नोट छापे जाएंगे या वर्ल्ड बैंक से, IMF से लोन लिया जाएगा, तो पैसा तो आ रहा है लोगों के पास, खर्चा बढ़ गया। तो ये 7 रीजंस हमने बता दिए एक्सेस डिमांड के, क्या क्या किस वजह से हमारी एक्सेस डिमांड होती है, ठीक है। इसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा, देखो ये है ना, रिक्वायर्ड डिजायर सिचुएशन नहीं है, ये सिचुएशनल हो गई कि डिमांड बढ़ गई इसलिए एक्सेस डिमांड की सिचुएशन आ गई। वैसे हम चाहते नहीं है कि ये सिचुएशन हो, ठीक है ना। इट डज नॉट लीड टू एनी इंक्रीज इन द लेवल ऑफ एग्रीगेट सप्लाई, क्योंकि एग्रीगेट सप्लाई तो बढ़ेगी नहीं इस वाली सिचुएशन में, है ना। इन एन इकॉनमी इट ऑलरेडी एट द फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल, पहले से ही हम फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पे है। एक्सेस डिमांड हैज द फ्लोइंग इफेक्ट इन आउटपुट, फॉलोइंग इफेक्ट आउटपुट, एम्प्लॉयमेंट एंड जनरल प्राइस लेवल। देखो इफेक्ट ऑफ आउटपुट, आउटपुट में तो नो चेंज, वो तो हमें ग्राफ से ही दिख रहा था कि भाई चेंज नहीं होगा। इफेक्ट ऑन एम्प्लॉयमेंट, नो एम्प्लॉयमेंट, क्योंकि वो पहले से ही फुल एम्प्लॉयड है, पहले से ही फुल लेवल पे काम हो रहा है, तो आउटपुट नहीं बढ़ेगा, ठीक है, एम्प्लॉयमेंट लेवल नहीं बढ़ेगा, बस जनरल प्राइस लेवल बढ़ जाएगा, ठीक है ना। प्राइस लेवल, महंगाई, हर तरफ महंगाई महंगाई दिखेगी आपको, तो जनरल प्राइस लेवल आपका बढ़ेगा, ठीक है। अब है डेफिशिएंट डिमांड, डेफिशिएंट डिमांड बिल्कुल रिवर्स गियर है बिल्कुल इसका। डेफिशिएंट डिमांड में क्या होता है, ये देखो आपकी ये रिक्वायर्ड लेवल थी एम्प्लॉयमेंट की, यहाँ पर आना चाहिए था, लेकिन आपकी डिमांड एकदम मार्केट में कम हो गई, तो ये डिमांड आपकी AD1 पे शिफ्ट हो रही है, ठीक है। यहाँ M है, ये M है यार, ये कैसा है, और ये M1 आ गया, तो डिमांड है ना मार्केट में कम हो गई। भाई डिमांड मार्केट में कम कैसे होगी, लोगों के पास पैसा ही नहीं है खर्च करने के लिए, ठीक है, तो डिमांड ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी और ये डिफ्लेशनरी गैप मिलेगा यहाँ पर। एक्सेस डिमांड की सिचुएशन में इन्फ्लेशनरी गैप, यहाँ पे डिफ्लेशनरी गैप। यहाँ फुल लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट था, ये रिक्वायर्ड लेवल था, इस लेवल पे होना ही चाहिए था, लेकिन एक्चुअल में यहाँ नीचे चला गया ये, ठीक है, नीचे चला गया, तो यहाँ पर ये नया इक्विलिब्रियम पॉइंट होगा, ये इक्विलिब्रियम पॉइंट होगा। तो यहाँ से अगर मैं इसको खींचूँ तो ये आपका देखो एम्प्लॉयमेंट भी गिरेगा, आउटपुट भी गिरेगा, यहाँ पर सब कुछ गिर जाएगा हमारा, ठीक है। मार्केट में एम्प्लॉयमेंट लेवल भी कम हो जाएगा, होने वाला है, आउटपुट देखो। एक्सेस डिमांड बैड सिचुएशन है, ठीक है ना, एक्सेस डिमांड जो इससे पहले पढ़ा हमने, लेकिन जो डेफिशिएंट डिमांड वर्स्ट सिचुएशन है, इसमें तो कुछ भी नहीं बचता, सब कुछ खत्म हो जाता है, ठीक है। तो ये दोनों ही सिचुएशन बेकार होती है, ठीक है, लेकिन ये वर्स्ट सिचुएशन है, एक्सेस से भी ज़्यादा गंभीर समस्या हो जाती है देश के लिए अगर ये सिचुएशन हो तो, ठीक है। तो अब हम इसके बारे में पढ़ लेते हैं। तो डेफिशिएंट डिमांड रेफर टू सिचुएशन व्हेन एग्रीगेट डिमांड इज लेस देन द एग्रीगेट सप्लाई। देखो यहाँ एग्रीगेट डिमांड लेस हो गया, लेस देन द एग्रीगेट सप्लाई, कॉरस्पॉन्डिंग टू द फुल लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ आउटपुट एंड इन द इकोनॉमी। दिस सिचुएशन राइज when planned aggregate expenditure
fall short of aggregate supply at the full employment level. It give rise deflationary gap. बिल्कुल सेम लैंग्वेज ही है. Deflationary gap is the gap by which the actual aggregate demand falls short by aggregate demand required to establish, है ना, जो aggregate full employment के पे थी उससे कम पर चला गया. ओके, तो ये डिफ्लेशनरी गैप होता है. ओके, ये हमने ग्राफ अभी स्टडी कर लिया अच्छी तरह से. अब इसके रीजन बिल्कुल रिवर्स गियर लगाना है. एक्सेस डिमांड का बिल्कुल रिवर्स हो गया. डिक्रीज इन द प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, कंजम्पशन की आदत आपकी कम हो गई, सेविंग करने की आदत बढ़ गई. यहाँ सेव ज़्यादा कर रहे हो, कंजम्पशन कम कर रहे हो, ठीक है ना. तो डिक्रीज इन द प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम. और ऐसे ही इंक्रीज इन टैक्स. गवर्नमेंट ने टैक्सेस इतने ज़्यादा लगा दिए कि जेब में पैसा ही नहीं बचता. पैसा बचेगा तो डिमांड करोगे ना. सारा पैसा तो डिस्पोजेबल इनकम तो हमारी कम होती जा रही है. टैक्सेस की फॉर्म में ये सारा पैसा गवर्नमेंट खींच लेती है हमसे. तो इंक्रीज इन टैक्स, और नए टैक्स लगा दिए जाते हैं. मतलब जो एग्जिस्टिंग रेट्स हैं उनको तो बढ़ा दिया जाता है और नए फर्दर टैक्स और लेके आ जाती है गवर्नमेंट. तो हमारा सारा पैसा गवर्नमेंट की तरफ चला जाता है, वो हम डिमांड ही नहीं कर पाते. तो डिमांड को, ये डेफिशिएंट डिमांड के रीजन है कि पैसा ही नहीं है तो डिमांड भी कम हो रही है. डिक्रीज इन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर. देखो गवर्नमेंट ने अपने खर्चे कम कर दिए होंगे. पार्क्स, होटल्स, फ्लाईओवर्स, रोड्स बनाना बंद कर दिए थोड़े टाइम के लिए, तो लोगों के खर्चे कम हो गए. गवर्नमेंट के खर्चे कम हुए तो लोगों की इनकम नहीं हो रही तो डिमांड भी नहीं हो रही. ऐसे ही फॉल इन इन्वेस्टमेंट कम हुई, बिजनेसेस कम बनेंगे. ऐसे राइज इन इंपोर्ट करोगे तो पेमेंट बाहर जा रही है. और फॉल इन एक्सपोर्ट भी कम होगी, इनकम लेवल कम है. तो ये आपके रीजन हैं. बिल्कुल अगर आपको एक्सेस के रीजंस अच्छी तरह से याद हो जाते हैं तो उसका रिवर्स गियर लगा दो तो आपको डेफिशिएंट डिमांड के भी रीजंस क्लियर हो जाएंगे. इसके इम्पैक्ट, वैसे इम्पैक्ट देखो आउटपुट पे क्या इम्पैक्ट होगा. प्रोडक्शन आपकी, एग्रीगेट डिमांड कम होने की वजह से क्या हुआ, हमारा माल तो बिका ही नहीं, तो इन्वेंट्री आपकी बढ़ी हुई है ना. जब इन्वेंट्री बिकी नहीं तो फर्दर प्रोडक्शन की क्या जरूरत, तो आउटपुट आपका गिर जाएगा. ये रीजन है. एग्रीगेट डिमांड कम होने की वजह से इन्वेंट्री बढ़ गई, माल नहीं बिका. और जब माल ही नहीं बिका तो प्रोडक्शन की क्या जरूरत है, तो प्रोडक्शन विल फॉल. ऐसे ही इफेक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट, फॉल इन द प्लान्ड आउटपुट कम होने की वजह से. जैसे अभी फर्स्ट पॉइंट में हमने देखा कि आउटपुट कम हो गया. अब आउटपुट कम हुआ तो भाई आप प्रोडक्शन ही कम कर रहे हैं तो एम्प्लॉयमेंट की क्या जरूरत है भाई. बेरोजगारी हर तरफ फैल जाएगी. कॉजेज ऑफ इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट. इनवॉलेंट्री मतलब इच्छा से अनएम्प्लॉयमेंट, बाहर निकाल देंगे हम लोगों. अरे यार माल स्टोर में भरा पड़ा है, प्रोडक्शन करने की क्या जरूरत है, माल तो बिक नहीं रहा, एग्जिस्टिंग प्रोडक्शन ही नहीं बिक रहा, तो हम फर्दर प्रोडक्शन करने की जरूरत है नहीं. फर्दर प्रोडक्शन करने की जरूरत है नहीं तो एम्प्लॉयमेंट की क्या जरूरत है, लोगों की जरूरत ही नहीं है, हमें निकाल देंगे. और जो एग्जिस्टिंग होंगे उनको भी निकाल देंगे तो हमारा एम्प्लॉयमेंट लेवल डाउन हो जाएगा. और इफेक्ट ऑन जनरल प्राइस लेवल गिरेगा ड्यू टू लैक ऑफ एग्रीगेट डिमांड. प्राइस लेवल कम हो जाएगा ना. मतलब सस्ती चीजें, अब चीज बनेगी 10 रुपए में और उसका मार्केट में प्राइस हो गया 6 रुपए में, तो बिजनेस जो होंगे वो बर्बाद हो जाएंगे. अगर प्राइस लेवल एक लिमिट के नीचे चला जाता है तो बर्बाद हो जाते हैं. तो ये वो सिचुएशन है. इसके देखो ये तीनों इम्पैक्ट, पहले वाले में 2 पे तो कुछ इम्पैक्ट नहीं आ रहा था, प्राइस लेवल ही बढ़ रहा था. यहाँ पे तो तीनों ही गड़बड़ हो गए हैं. तो ये वो सिचुएशन होती है. ठीक है, तो एक्सेस डिमांड और डेफिशिएंट डिमांड में क्या डिफरेंसेस आ रहे हैं. ये कब सिचुएशन होती है, जब एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई से ज़्यादा हो. यहाँ पर कब होता है, जब एग्रीगेट डिमांड लेस हो. यहाँ पे इन्फ्लेशनरी गैप मिलेगा, यहाँ पे डिफ्लेशनरी गैप मिलेगा. इट इंडिकेट ओवर द फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल. फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल जिस लेवल पे होता है उससे ऊपर चला जाता है एक्सेस डिमांड में. यहाँ पे नीचे चला जाता है अंडर द. और यहाँ पे किस किस वजह से, ड्यू टू द एक्सेस ऑफ एंटिसिपेटेड एक्सपेंडिचर. खर्चे ज्यादा कर दिए, कंजम्पशन ज्यादा हो रही है, इन्वेस्टमेंट ज्यादा हो रही है तो एक्सेस डिमांड आएगा. और यहाँ बिल्कुल उल्टा चल, तो शॉर्टेज हो गया है खर्चे ड्यू टू फॉल इन द कंजम्पशन एंड इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर्स. हमारे कम हो रहे हैं ना एक्सपेंडिचर, तो डिफ्लेशनरी आएगा. तो भाई ये तो हो गया वो.
अब हम करते हैं इसको कंट्रोल करने की। हमने देखा कि एक्सेस डिमांड भी सीरियस सिचुएशन है और डेफिशिएंट डिमांड भी एक बहुत सीरियस सिचुएशन है। तो इसको कंट्रोल करने के लिए गवर्नमेंट क्या करती है? गवर्नमेंट दो टाइप की पॉलिसी बनाती है, एक होती है फिस्कल पॉलिसी, एक होती है मॉनेटरी पॉलिसी। ठीक है, एक होती है फिस्कल और एक मॉनेटरी। फिस्कल पॉलिसी कौन सी होती है? जो यूनियन गवर्नमेंट बनाती है, सेंट्रल गवर्नमेंट बनाती है। और मॉनेटरी कौन? ये देखो, ये सेंट्रल गवर्नमेंट बनाएगी और ये बनाएगी आरबीआई, सेंट्रल बैंक बनाता है ये मॉनेटरी पॉलिसी। ओके, सेंट्रल बैंक आपको मॉनेटरी पॉलिसी बना के देगा। तो अगर डिमांड मार्केट में ज्यादा है, एक्सेस डिमांड है, ठीक है ना, एक्सेस डिमांड की सिचुएशन है इकोनॉमी में, तो एक्सेस डिमांड का रीजन हमें पता है कि भाई लोगों के हाथ में, अगर कंक्लूजन देखा जाए तो लोगों के हाथ में बहुत पैसा है, डिमांड किए जा रहे हैं, प्राइस लेवल बढ़ा बढ़ा के रखा हुआ है मार्केट में। तो एक्सेस डिमांड का मेन रीजन हमें पता है कि भाई लोगों के हाथ में पैसा ज्यादा है। ठीक है, तो क्यों ना उस पैसे को छीन लिया जाए। कैसे छीनेंगे? डायरेक्ट जाके थोड़ा ना छीन लेंगे, फिस्कल पॉलिसी बना के छीनेंगे हम। कैसे? डिक्रीज इन गवर्नमेंट स्पेंडिंग। गवर्नमेंट क्या करेगी? अपने खर्चे बिल्कुल बंद कर देगी कुछ टाइम के लिए। खर्चे कम करने की वजह से क्या होगा? लोग, गवर्नमेंट का खर्चा दूसरे की इनकम बनता था, अब वो इनकम बनना बंद हो जाएगा। ठीक है ना, साइकिल चल जाएगी। मल्टीप्लायर में भी तो आपने ये देखा था कि खर्चे ज्यादा, 10 रुपए खर्च करते हैं तो 50 रुपए नेशनल इनकम बढ़ जाती है। तो जब खर्चे ही बंद कर देंगे तो भाई इनकम भी नहीं बढ़ेगी लोगों की। लोगों की इनकम बढ़ना बंद हो जाएगी तो डिमांड नीचे आएगी। ठीक है, क्योंकि इनकम होती है तभी डिमांड होती है। तो हम क्या करेंगे? गवर्नमेंट क्या करेगी? गवर्नमेंट खर्चे करना बंद कर देगी, है ना, गवर्नमेंट स्पेंडिंग डिक्रीज कर देगी। तो जिससे कि लोगों की इनकम कम होगी तो डिमांड भी कम हो जाएगी। ऐसे ही इंक्रीज इन टैक्सेस, गवर्नमेंट हैवी टैक्सेस लगा देगी और नए टैक्स और लगाए जाएंगे। ठीक है, नए नए टैक्स लेके आएंगे, लगाएंगे कि लोगों के पास इनकम ज्यादा है, टैक्सेस लगाओ। टैक्सेस से क्या होगा कि जो डिस्पोजेबल इनकम होगी लोगों के हाथ में, वो टैक्स की फॉर्म में गवर्नमेंट के पास चला जाएगा। ठीक है, सारा पैसा टैक्स की फॉर्म में जाएगा। देखो, टैक्सेस देने जरूरी होते हैं, कंपलसरी पेमेंट होती है, नो वन कैन रिफ्यूज टू पे टैक्स, है ना, सबको टैक्स देना है। तो टैक्सेस गवर्नमेंट लगाएंगी हैवी, और हैवी टैक्स लगाने की वजह से क्या होगा? लोग सारा पैसा टैक्स की फॉर्म में गवर्नमेंट को दे देंगे, तो डिमांड सोच समझ के करेंगे, और डिमांड अगर सोच समझ के करेंगे तो डिमांड कम हो जाएगा, एक्सेस डिमांड सिचुएशन कंट्रोल में आएगा। ये तो है दो फिस्कल पॉलिसी जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट बनाता है। एक होती है मॉनेटरी पॉलिसी जो आरबीआई बनाता है। ठीक है ना, मेन काम तो आरबीआई का ही है। तो ये एक तो है क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं और एक होता है क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, क्वांटिटेटिव एम टू रेगुलेट द डायरेक्शन ऑफ क्रेडिट। यहाँ पे है ना, डायरेक्शन ऑफ क्रेडिट को दी जाती है कि कैसे क्रेडिट देना है। जैसे कि इंक्रीज इन बैंक रेट इंक्रीज करना। तो जो बैंक रेट होता है वो सेंट्रल बैंक देता है कमर्शियल बैंक को लॉन्ग टर्म नीड को मीट करने के लिए। देखो ऐसा होता है, देखो यार, ये कमर्शियल बैंक है ना, ये हमारा बैंक है। जैसे कमर्शियल बैंक का एग्जांपल, अरे पंजाब नेशनल बैंक, जो भी हमारे बैंक होते हैं वो सारे कमर्शियल बैंक है। और एक ये है जी सेंट्रल बैंक, ये हमारा आरबीआई है ना, ये हमारा आरबीआई है। ठीक है, अब जैसे कि ये कस्टमर है, ध्यान देना, अब कस्टमर बैंक पैसे लेने आया, लोन लेने आया। अच्छा, बैंक लॉन्ग टर्म लोन चाहिए भाई इसको बिजनेस हाउस बनाने के लिए। तो बैंक रेट है ना, कमर्शियल बैंक इससे पैसे लेता है सेंट्रल बैंक से। तो सेंट्रल बैंक क्या करता है? बैंक रेट बढ़ा देता है। बैंक रेट है ना जो बढ़ा दिया, मान लो जैसे कि नॉर्मली मान लो 10% था पहले, अब कर दिया 15%। तो 15% में इसको सेंट्रल बैंक को देगा वो। अब सेंट्रल बैंक भी तो कुछ कमाएगा, तो वो 15 का बैंक इसको देगा 20% पे। तो बैंक को भी तो, सेंट्रल बैंक को भी तो कमाना है, तो 5% मार्जिन ये रख लेता है। वो क्या करता है, इसको लोन, जैसे कि मान लो 10 लाख की डिमांड है लॉन्ग टर्म लोन की, तो आरबीआई कहेगा कमर्शियल बैंक को कि आप है ना 15% पे, हम आप बैंक रेट 15% है, तो कमर्शियल बैंक आगे इसको बढ़ाकर रेट बताएगा जो 20% बता दिया। अब कितना महंगा लोन ये रिफ्यूज कर देगा, ये रिफ्यूज करेगा। देखो, डायरेक्ट हम लोन देने से, लोन लेने आए, लोन ले भगा तो ना सकते हैं, तो उसको भगाने का क्या तरीका है?
भगाने का तरीका है कि भाई आप रेट बढ़ा दो, इतना महंगा लोन लेगा नहीं और बंदा चला जाएगा, जिससे कि नया बिजनेस हाउस नहीं बनेगा उसका, ठीक है। लोगों की इनकम लेवल नहीं बढ़ेगी, क्योंकि पहले से ही इतनी मार्केट में मनी सप्लाई है जो कि एग्रीगेट डिमांड को बढ़ा के रखा हुआ है। तो मुझे है ना इनडायरेक्टली है ना लोगों के हाथ में पैसा नहीं देना, तो वो पैसा ना जाए इसके लिए बैंक रेट बढ़ा दिया इसने, आरबीआई ने। बैंक रेट बढ़ाने से क्या हुआ, बैंक रेट बढ़ाने से कमर्शियल बैंक ने उसको और बढ़ा के दिया, ठीक है। कमर्शियल बैंक ने बढ़ा दिया तो वो रिफ्यूज हो गया, जिससे कि अब बिजनेस एक्टिविटी स्टार्ट नहीं होगी। तो ये इस तरीके से बैंक रेट बढ़ाकर हम उस बंदे को लोन नहीं दे रहे, ठीक है। ऐसे ही रेपो रेट, ये होता है लॉन्ग टर्म नीड के लिए और ये होता है शॉर्ट टर्म, और वो सेम ही तरीका है। सेंट्रल बैंक क्या करता है, रेपो रेट बढ़ा देता है, फिर कमर्शियल बैंक और बढ़ाकर उसको देता है, तो वो रिफ्यूज होता है और फिर उस मतलब लोन मनी सप्लाई लोगों के हाथ में नहीं जा रही, बस ये टारगेट है। ऐसे ही सेल ऑफ सिक्योरिटी, देखो लोगों के पास पैसा वैसे ही बहुत ज़्यादा है, तो आरबीआई नई नई स्कीम निकालता है और अपनी सिक्योरिटी बेचना स्टार्ट करता है। तो सारा पैसा लोग है ना डिमांड करने की जगह है सिक्योरिटी खरीदते हैं, उन्हें फील आती है कि यार हमारा पैसा जल्दी डबल हो जाएगा, तो वो लोग इन्वेस्ट करने लग जाते हैं, आरबीआई की सिक्योरिटीज खरीदना स्टार्ट करते हैं, जिससे कि सारा पैसा आरबीआई की तरफ चला जाता है और लोगों की डिस्पोजेबल इनकम कम हो जाती है, जिससे कि डिमांड भी कम हो जाती है। ऐसे ही है लिक्विड रिजर्व रेशो, ठीक है ना, इंक्रीज कर देते हैं ये हर कमर्शियल बैंक को। जैसे ये कमर्शियल बैंक हमारा, ठीक है, और ये आपका सेंट्रल बैंक है, ये बड़ा बैंक है, ठीक है, ये सेंट्रल बैंक है, आरबीआई कह दो यार इसको, और ये कमर्शियल बैंक है, ये पंजाब नेशनल बैंक है। तो हर बैंक को क्या होता है, एक रिजर्व, जैसे मान लो 100 रुपये है, सेंट्रल बैंक के पास 100 रुपये है, तो एलएलआर है ना, लिक्विड रिजर्व रेशो, कमर्शियल सेंट्रल बैंक कमर्शियल बैंक को बाउंड करता है कि भाई आप इतना लिक्विड हमारे को जमा कराएंगे, जैसे मान लो 100 रुपये में से 20 रुपये जमा कराएंगे, तो अब कमर्शियल बैंक के पास 80 रुपये बचेगा, अब 80 रुपये को वो लोन देगा लोगों को, ठीक है। तो एक तरह से लिक्विड अवेलेबिलिटी आपके पास 80 रुपये की है, तो 80 रुपये का लोन जाएगा मार्केट में। तो ये लोन ही तो प्रॉब्लम करता है, क्योंकि ये लोन से बिजनेस स्टार्ट हो जाते हैं नए, जिससे कि मनी सप्लाई बढ़ जाती है। तो गवर्नमेंट चाहती है कि ये जो मनी सप्लाई हम है ना लोगों के हाथ में ना दे, तो वो क्या करते हैं, सेंट्रल बैंक क्या करेगा, इस लिक्विड को इसको 40 मान लो 40 कर दे, बढ़ा दे कि भाई 40 रुपये देना है आपका, आज से लिक्विड रिजर्व रेशो 40 रुपये है, मतलब 20 से बढ़ाकर 40 कर दिया। अब होगा इससे क्या होगा कि 100 रुपये में से 40 रुपये तो सेंट्रल कमर्शियल बैंक को 40 रुपये आरबीआई को देने पड़ेंगे, तो 60 रुपये ही कमर्शियल बैंक के पास रह जाएंगे, और ये 60 रुपये को ही लोन दे सकता है। तो इससे क्या होगा कि हमारा क्रेडिट कंट्रोल होगा, ठीक है। मतलब पहले 80 रुपये लोन दे सकता था, आप कमर्शियल बैंक सिर्फ 60 रुपये लोन दे पाएगा, तो उससे मनी सप्लाई तो कहीं ना कहीं रिड्यूस हो गई, ठीक है। तो ये 4 पॉइंट ऐसे हैं जिसमें हम बैंक रेट बढ़ाकर, रेपो रेट बढ़ाकर, सेल ऑफ सिक्योरिटी करके और इंक्रीज इन लिक्विड रिजर्व रेशो, ये करके हम कवर मनी सप्लाई को कंट्रोल कर सकते हैं, एक्सेस डिमांड को कंट्रोल कर सकते हैं। ऐसे ही एक कई है क्वालिटेटिव। क्वालिटेटिव में क्या होता है, रेगुलेट द डायरेक्शन ऑफ क्रेडिट, यहाँ पे रेगुलेट की जाती है, यहाँ पे टोटल वॉल्यूम ऑफ क्रेडिट सर्कुलेशन होती है, और यहाँ पे हम रेगुलेशन इशू कर देते हैं, ठीक है ना, रेगुलेट करते हैं। कैसे, इंक्रीज इन मार्जिन रिक्वायरमेंट। मार्जिन रिक्वायरमेंट क्या होती है, मार्जिन रिक्वायरमेंट होती है कि जब लोन लेने जाते हैं ना भाई, तो लोन लेने के लिए बैंक ऐसे ही लोन नहीं देता, सिक्योरिटी रखवाता है, ठीक है। सिक्योरिटी का मार्जिन रखा जाता है। मार्जिन क्या रखा जाता है, अब जैसे कि इस बंदे को लोन चाहिए, तो वो बैंक गया, अब मान लो 1 लाख का लोन है, तो बैंक बोलता है कि ₹1,00,000 तो हम दे देंगे, लेकिन आपको कुछ सिक्योरिटी रखवानी पड़ेगी। तो सिक्योरिटी मान लो 1,20,000 की सिक्योरिटी रखवा लेते हैं, मतलब गोल्ड रखवा लिया 1,20,000। एक सिंपल सा एग्जांपल दे रहा हूं मैं, बिल्कुल सिंपल, कि गोल्ड 1,20,000 का रखवा कर हमने 1 लाख का लोन प्रोवाइड करा है, ठीक है ना। ये लिक्विड फॉर्म है, ये गोल्ड फॉर्म है,
1,20,000 का तो हमने क्या करा है, गोल्ड रखा, बैंक ने गोल्ड अपने पास रखा और 1 लाख का लोन दे दिया। फिर क्या होगा, फ्यूचर में ये 1 लाख वापस करेगा, अपना गोल्ड ले जाएगा, ऐसा होता है। तो यहाँ पे मार्जिन 20,000 रुपये का हो गया ना, 20,000 का। अब अगर हमें लोन प्रोवाइड नहीं करना है, डायरेक्ट मना तो करेंगे नहीं हम, क्योंकि लोन से ही तो मनी सप्लाई मार्केट में बढ़ रही है, इससे एग्रीगेट डिमांड बढ़ जाएगी। तो हम चाहते हैं कि ये लोन लोगों के हाथ में ना पहुंचे, ठीक है ना, मनी सप्लाई को बढ़ने ना दे। तो हम उसे भगा तो नहीं सकते, हम इनडायरेक्टली भगाएंगे उसको। कैसे? हम क्या करेंगे, मार्जिन है ना, ये मार्जिन इंक्रीज कर देंगे। अब जैसे कि वो बंदा लोन लेने आएगा, ओके, अब ये बंदा लोन लेने आया, वो कह रहा है मेरे को 1 लाख रुपए का लोन चाहिए। तो बैंक कहेगा यार अच्छा 1 लाख का लोन हम दे देंगे, लेकिन आप 2 लाख रुपए का, 2 लाख का वो लेके आओ गोल्ड, तब हम आपको, मतलब पहले देखो, पहले क्या था, पहले 20,000 का मार्जिन था, अब हो गया पूरा 1 लाख रुपए का मार्जिन। तो भाई इतनी सिक्योरिटी रखवा कर, डबल सिक्योरिटी रखवा कर, ये भी इंटरेस्टेड नहीं होगा लोन लेने में, ठीक है। तो ये बिना लोन लिए वापस जाएगा, ओके। तो मार्जिन बढ़ाने से भी लोन हम प्रोवाइड नहीं करेंगे, मतलब वो इंटरेस्टेड ही नहीं होगा कस्टमर, तो इसलिए हम मार्जिन बढ़ा देंगे। ऐसे ही है, एडवाइस टू डिस्करेज लेंडिंग। भाई बैंक है ना, कमर्शियल बैंक को वो दे देगा, डायरेक्शन दे देगा कि भाई आपको लोन इतने से ज़्यादा नहीं करना है मार्केट में, लोन इस एक लिमिट डाल देगा बैंकों के ऊपर कि इससे ज़्यादा लोन प्रोवाइड नहीं करना। तो लैंडिंग को डिस्करेज किया जाएगा कि लोन ज़्यादा मत दो इस पीरियड के लिए। और क्रेडिट राशनिंग अंडर SCC, ठीक है ना, क्रेडिट राशनिंग में सेलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल होता है, सेलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल, सेलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल, सेलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल। तो मतलब क्रेडिट राशनिंग टू अंडर सेलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल, मतलब बैंकों को ये डायरेक्शन दी जाएगी कि भाई ये जो सेलेक्टिव है ना क्रेडिट कंट्रोल वाले, मतलब कुछ खास ही बिजनेस होंगे, उन्हीं को आप लोन प्रोवाइड करो, और उनको भी राशनिंग के फॉर्म में, मतलब एक लिमिट से ज़्यादा लोन प्रोवाइड नहीं कर सकते। तो उससे क्या होगा कि हमारा क्रेडिट तो जाएगा मार्केट में, लेकिन क्रेडिट क्रिएशन नहीं होगी। तो ये सारे मेजर्स हैं जिससे हम एक्सेस डिमांड को कंट्रोल कर पाएंगे। अगर मैं इसको रिवर्स कर दूं, तो रिवर्स में हम डेफिशिएंट डिमांड को कंट्रोल कर पाएंगे, ठीक है ना। तो जैसे कि मेजर टू करेक्ट द डेफिशिएंट डिमांड जो हमने अभी पढ़ा है ना, उसका रिवर्स फॉर्म है ये। जैसे फिस्कल पॉलिसी और मॉनेटरी पॉलिसी के थ्रू गवर्नमेंट बनाती है फिस्कल पॉलिसी, और मॉनेटरी पॉलिसी कौन बनाता है, RBI। तो RBI अब बिल्कुल रिवर्स कर रहा है, पहले इंक्रीज इन गवर्नमेंट है, वहां पे डिक्रीज था गवर्नमेंट स्पेंडिंग में, यहाँ इंक्रीज करेंगे। यहाँ लोगों के हाथ में पैसा नहीं है ना, डेफिशिएंट डिमांड ही नहीं कर रहे, तो लोगों के हाथ में पैसा पहुंचाना है, रिवर्स सोच रही है अब गवर्नमेंट। अब गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर ज़्यादा कर देंगे, गवर्नमेंट एक्सपेंस ज़्यादा होने से क्या होगा, लोगों के हाथ में इनकम आएगी, और इनकम आएगी तो वो ज़्यादा डिमांड करना स्टार्ट करेंगे, और हमारी जो डिज़ायर लेवल थी डिमांड उसकी तरफ हम जाएंगे। ऐसे ही डिक्रीज इन टैक्सेस, टैक्सेस हटा ही देंगे या फिर डिक्रीज लेवल कर देंगे, नए टैक्स जो इंट्रोड्यूस किए तो वो हटा देंगे, और एग्जिस्टिंग वालों को भी रिड्यूस कर दिया जाएगा, जिससे कि लोगों के हाथ में डिस्पोजेबल इनकम ज़्यादा से ज़्यादा और वो ज़्यादा डिमांड करें। ऐसे ही बैंक रेट डिक्रीज कर दिए जाएंगे, लोन सस्ता प्रोवाइड करेंगे लॉन्ग टर्म नीड्स के लिए। ऐसे ही रेपो रेट भी कम कर देगा सेंट्रल बैंक, जिससे कि शॉर्ट टर्म नीड जल्दी लोन प्रोवाइड होगा। परचेज करना स्टार्ट करेंगे, सिक्योरिटी जो बेची थी वो सिक्योरिटी परचेज करेंगे, जिससे कि लिक्विड फॉर्म में लोगों के पास डिस्पोजेबल इनकम बढ़ेगी। ऐसे ही डिक्रीज इन LLR, लिक्विड रिजर्व रेशो, ये भी कम, रिक्वायरमेंट जो है वो कम कर दी जाएगी। ऐसे ही डिक्रीज इन मार्जिन रिक्वायरमेंट, जो मार्जिन बढ़ाया था वो घटा देंगे, या विदाउट मार्जिन, या सिक्योरिटी लेंगे ही नहीं लोगों से कि भाई तुम लोन ले जाओ विदाउट एनी सिक्योरिटी। और एडवांस टू एनकरेज लैंडिंग, हर टाइप के लोन प्रोवाइड करने की कोशिश होगी। विड्रॉ क्रेडिट राशनिंग, क्रेडिट राशनिंग को विड्रॉ कर लिया जाएगा कि भाई लोगों के पास पैसे ही नहीं है, पहुंचाओ पैसा, जो कि डिमांड लेवल बढ़े, क्योंकि डेफिशिएंट डिमांड सिचुएशन और वर्स सिचुएशन होती है, तो गवर्नमेंट इसके जाल में तो कभी नहीं फंसना चाहती, तो वो विड्रॉ कर लेगी वो पॉलिसी, जिससे कि
लोगों के पास लोन ना पहुंचे या मनी सप्लाई ना पहुंचे। ठीक है, तो इस तरीके से ये चैप्टर पूरा होता है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बेस्ट ऑफ लक, आप इसको पूरा मन से करेंगे याद और समझेंगे। अगर आपको कुछ समझ ना आया हो तो कमेंट्स कीजिए, मैं दोबारा उसी टॉपिक पे दोबारा वीडियो बना दूंगा। ठीक है, तो बाय फॉर टुडे।